Hello, good evening to all. आज कोर्स 2 कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, इसका जो फर्स्ट हाफ चल रहा था यानी कि एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, इसका लास्ट यूनिट यानी कि यूनिट 5, द नेम ऑफ दिस यूनिट इज़ नेशनल वैल्यूज़। इसका कंसेप्ट डिस्कशन हो चुका है लास्ट क्लास में। इस क्लास में आज हम इस यूनिट से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था उसको थोड़ा देखेंगे। उसके बाद हम लोग टाइम रहे तो नेक्स्ट हाफ, इस पेपर का नेक्स्ट हाफ यानी कि पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन इन इंडिया, इसका जो फर्स्ट यूनिट है कंटेम्पररी इश्यूज ऑफ एजुकेशन, इसको थोड़ा देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। Discuss in brief the thoughts of Swami Vivekanand about culture and education। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन देखिए दोनों ईयर्स में पूछा गया था, 21 और 23। 10 मार्क्स के लिए अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसको आप कैसे हैंडल करेंगे। स्वामी विवेकानंद व्यूज ऑन कल्चर एंड एजुकेशन, एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, एजुकेशन रिलेटेड क्या व्यूज़ उनका था। स्वामी विवेकानंद जी का एजुकेशन का कंसेप्ट इन्होंने कैसे इसको डिफ़ाइन किए थे कि एजुकेशन किसी को मिलने का मतलब ये है कि उनका खुद का, एक इंडिविजुअल का खुद का जो सेल्फ डेवलपमेंट यानी कि हर तरीके का एबिलिटी उनमें डेवलप हो पाए। सेल्फ डेवलपमेंट का कंसेप्ट एजुकेशन से आएगा। एजुकेशन अगर किसी को मिलेगा तो वो उसका कैरेक्टर बिल्डअप करने में मदद करेगा, उसका मॉरल स्ट्रेंथ डेवलप होगा। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट एजुकेशन के साथ रिलेट करता है, ना कि बस बुक इज नॉलेज। ये उनका कहना था कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए, बस नॉलेज प्रोवाइड करेगा। एजुकेशन ऐसा नहीं है, आपको नॉलेज के साथ साथ एक इंडिविजुअल का सेल्फ डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, मॉरल एथिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। मेन उनका ये कहना था। ट्रू एजुकेशन क्या लाते हैं? ट्रू एजुकेशन परफेक्शन लाते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर। और स्वामी विवेकानंद जी का ये कहना था, ये परफेक्शन एक इंडिविजुअल के अंदर जन्म से रहता है, पर हम रियलाइज़ नहीं कर पाते उसको। एजुकेशन उस रियलाइजेशन को डेवलप करते हैं। तो ट्रू एजुकेशन का काम क्या है कि इंडिविजुअल के अंदर जो परफेक्शन एक क्वालिटी है कि वो परफेक्ट एक ह्यूमन बीइंग है, इस क्वालिटी के बारे में उस इंडिविजुअल को अवेयर करना, रियलाइज़ करवाना कि हाँ तुम में एबिलिटी है, तुम ये काम कर सकते हो। ये जो रियलाइजेशन ये ट्रू एजुकेशन के थ्रू ही मिलता है। उन्होंने जो कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम है उसको क्रिटिसाइज़ किए थे। कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या है कि जब ब्रिटिश एरा चल रहा था, उन लोगों का कहना ये था कि चलो हमको यहाँ पे वर्कर चाहिए। तो वर्कर इस नेशन के लिए, जो इस नेशन में जितने भी लोग हैं उस टाइम पे, जो भी मतलब सिटीजन थे, उनसे उनका काम होता नहीं था। तो उनको एडुकेट करना पड़ेगा, अपना जो काम है, अपना जो वर्क है, उसको अचीव करने के लिए। तो इस बेसिस पे उन्होंने एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट किए। तो उस एजुकेशन में क्या है, बस कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इंडिविजुअल को दिया जाता था, पर उसके अंदर एजुकेशन का जो मेन कंसेप्ट है वो नहीं रहता था। बस वो एजुकेशन लेने के बाद एक वर्कर ही अब बन सकते थे। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी इस कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट में थे। एजुकेशन शुड इंस्टिल कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस,
सेल्फ रिलायंस, है ना, स्पिरिट ऑफ सर्विस टू ह्यूमैनिटी। एडुकेशन में बस आपको इन्फॉर्मेशन ही मिलेगा ऐसा नहीं है। इससे क्या होगा, एडुकेशन के थ्रू आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, खुद पे विश्वास बढ़ना चाहिए, और काम करने का, सर्विस करने का जो स्पिरिट है वो भी और इंक्रीज होना ज़रूरी है। He advocated for a system that combines Western scientific knowledge with Indian spiritual wisdom for holistic growth. Holistic growth के लिए यानी कि ओवरऑल ग्रोथ के लिए वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज के साथ इंडियन स्पिरिचुअल विजडम को इन्होंने कंबाइन करने की बात किए थे कि वेस्टर्न जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका था, पर हमारा जो इंडियन कल्चर है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, इसमें एक ऐसी चीज़ है जो बाकी पूरे दुनिया में नहीं मिलता है। वो क्या है? स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअल विजडम को अगर वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज के साथ जोड़ दिया जाए तो एक इंडिविजुअल का ओवरऑल डेवलपमेंट में ये काम आएगा। एजुकेशन कैसे एक इंडिविजुअल का पर्सनालिटी डेवलप करता है कि कैसे? ये बस माइंड, बॉडी एंड सोल को डेवलप करते हैं और इसी से एक इंडिविजुअल का जो मतलब जो पर्सनालिटी है वो और स्ट्रॉन्ग हो पाता है। माइंड, बॉडी और सोल को डेवलप करते हुए एक इंडिविजुअल का पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ही इनकरेज्ड प्रैक्टिकल लर्निंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। उन्होंने बार बार एक एजुकेशन सिस्टम को प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी, एजुकेशन सिस्टम का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है उसमें फोकस किए थे कि एजुकेशन लेने के बाद उसका अप्लाई करके कुछ अर्न कर सके एक इंडिविजुअल। इस चीज़ पे उन्होंने फोकस किए थे। एजुकेशन सबके लिए बराबर से प्रोवाइड करना भी उनका कहना था। ये था एजुकेशन के बेसिस पे, एजुकेशन के ऊपर इनका व्यू। अब नेक्स्ट है कल्चर के ऊपर इनका क्या व्यू था। इंडियन कल्चर में मेन जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन कल्चर का, वो क्या है? स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी और मोरल वैल्यूज़। हर कंट्री में आपको ये दोनों चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। मोरलिटी, मोरल वैल्यूज़ और स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों चीज़ बस इंडिया से ही इसका मतलब ये इंडिया में रूटेड है कि यहाँ से ही इसका मतलब ये सोर्स है, इंडिया ही सोर्स है। अब कल्चर जो है ना, ये बस आपको बस जो ट्रेडिशन आप फॉलो करते हैं, हम इसको कल्चर को ट्रेडिशन के साथ मिसकंसेप्शन कर लेते हैं। जो ट्रेडिशन है वही कल्चर है, पर बस कल्चर बस ट्रेडिशन में ही लिमिटेड नहीं है। ट्रेडिशन कल्चर का एक पार्ट हो सकता है, पर ट्रेडिशन ही कल्चर है ऐसा नहीं है। जो स्पिरिचुअल आइडियल्स है, जो एथिकल एस्पेक्ट्स है, क्या सही क्या गलत, इसको पहचानने का जो एबिलिटी, एथिकल एस्पेक्ट, ये चीज़ हमेशा एक ह्यूमन बीइंग को गाइड करते हैं। यही होता है एक मतलब यही हमारे देश का कल्चर है। ये ट्रेडिशन इसके बेसिस पे बनता है और इसीलिए ट्रेडिशन कल्चर का पार्ट बनता है। पर ट्रेडिशन बस कल्चर है ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी, आप स्पिरिचुअल है, आप स्पिरिचुअलिटी का कंसेप्ट जानते हैं और उस चीज़ को मानते हैं, तो उसको मानने के लिए कुछ ट्रेडिशन आप फॉलो करते हैं, तो बस वो ट्रेडिशन कल्चर का पार्ट बन गया। ठीक है, तो उनका ये कहना है कि इंडिया में स्पिरिचुअलिटी, एथिकल वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़, ये सारे कल्चर का, इंडियन कल्चर का एक पार्ट है। ठीक है, जो ट्रेडिशन के थ्रू प्रिजर्व किया जाता है। उन्होंने डिफरेंट कल्चर को कैसे हारमोनियसली प्रमोट किया जाए इसका बात किए थे। ठीक है, बहुत सारे रिलीजियन है, कल्चरल ट्रेडिशन है, सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए। और क्या, इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि इंडिया में जो भी कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना चाहिए। मोरल
जो भी एडवांसमेंट हो रहा है उसको तो एक्सेप्ट करना ही है, उसके साथ साथ जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना भी ज़रूरी है। उन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि बहुत सारे हमारे देश में डाइवर्सिटी है, उसके बावजूद सारे के सारे एक है, यूनाइटेड है, इस चीज़ पे विश्वास करते थे। इंडिया का जो प्लूरलिज्म है ये इसी का स्ट्रेंथ बन सकता है। बहुत सारे कास्ट है, बहुत सारे लैंग्वेजेस है, बहुत सारे रिलीजियंस है, पर सब एक जगह मतलब सारे के सारे एक ही पर्टिकुलर रूफ के अंडर है। तो इससे क्या होता है, एक देश का ताकत बढ़ता है, स्ट्रेंथ और बढ़ सकता है। और जो यूथ है उनका कल्चरल रूट को फॉलो करना ज़रूरी है। इससे क्या होता है, एक नेशन का डेवलपमेंट हो सकता है। इंडियन विजडम को मॉडर्न एजुकेशन के साथ कंबाइन करने का बात इन्होंने किए थे। तो ये है कल्चरल एस्पेक्ट। और ये भी और एक पॉइंट है कि सेल्फ डिसिप्लिन, डेडिकेशन और सर्विस टू सोसाइटी, ये जो कल्चरल वैल्यूज़ है इसको भी इनकरेज करने के बात उन्होंने किए थे। तो कल्चर एंड एजुकेशन रिलेटेड व्यू स्वामी विवेकानंद जी का, ये आप ऐसे इसको 10 मार्क्स के लिए ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आते हैं, डिस्कस इन ब्रीफ स्वामी विवेकानंद व्यू अबाउट वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन को लेके उनका क्या कहना था। फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वल एजुकेशन देना चाहिए, जैसे बाकी लोगों को मिल रहा है, जैसे नॉन फीमेल को जैसे मिल रहा है एजुकेशन, मेल को जैसे मिल रहा है, सेम एज वुमेन को भी सेम एजुकेशन देना चाहिए। इससे क्या होता है, इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है कि सब बराबर है, ये भी इंश्योर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ वुमेन को भी आप एम्पावर कर सकते हैं ताकि वो खुद से कुछ अर्न कर सके, खुद से वो कुछ क्रिएटिव काम कर सके। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस, अब एजुकेशन के थ्रू आप वुमेन को भी सेल्फ रिलायंट, कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ सोशल रिस्ट्रिक्शंस, जो भी सोशल रिस्ट्रिक्शंस है जो महिलाओं के ऊपर इम्पोज किया गया है उसको रिस्ट्रिक्ट करने का बात उन्होंने किए थे, और फ्रीडम और स्ट्रेंथ इन वुमेन को देने के लिए उन्होंने बोले थे। फोकस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग, एजुकेशन के थ्रू मोरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें मिलता है हमको। बुकिश नॉलेज को छोड़ के प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, कैरेक्टर बिल्डअप करने में हेल्प करता है ये सारी चीज़ें। तो अगर एक इंडिविजुअल का कैरेक्टर बिल्डअप हो जाता है तो उससे क्या होता है, फ़ायदा नेशन का होता है। तो वुमेन को भी इसके अंदर जोड़ने का बात उन्होंने किए थे। इंस्पिरेशन फ्रॉम एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडियन जो वुमेन कैरेक्टर जो आज भी हमको याद करना पड़ता है उनका नाम, जैसे गार्गी, मैत्रेयी, ऐसे बहुत सारे वुमेन उस टाइम पे थे जो उस टाइम मतलब एंशिएंट एरा में बहुत ज़्यादा फेमस रहे थे एजुकेशनल पर्पस से, और उनको याद करके आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि आज की सोसाइटी में ऐसे कैरेक्टर का, ऐसे पर्सनालिटी का भी ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो सपोर्ट भी देना चाहिए। कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, अगर वुमेन एजुकेटेड होंगे तो उससे एक फैमिली डेवलप होगा, एक फैमिली डेवलप कर पाएंगे तो उसका इफेक्ट आपको सोसाइटी में देखने को मिलेगा, सोसाइटी का प्रोग्रेस होगा तो नेशन का भी प्रोग्रेस होगा। तो एक चेन वाइज सिस्टम चलता है कि वुमेन को अगर आप एजुकेटेड करेंगे तो इनडायरेक्टली आप सोसाइटी को ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन के अंदर
स्पिरिचुअल, मॉरल, वोकेशनल, सारे जितने भी तरीके का एजुकेशन उस टाइम पे था, सारे के सारे चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। इक्वालिटी इन नॉलेज एंड पावर, इक्वालिटी इन नॉलेज एंड पावर, कि नॉलेज और पावर को आप ऐसे किसी मतलब जेंडर में इसको लिमिटेड नहीं कर सकते हैं, है ना। तो नॉलेज और पावर का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी का वुमेन एजुकेशन रिलेटेड व्यूज़ है, और ये दोनों ईयर में पूछा गया था 2020 और 2022। ठीक है, के लिए। एक मिनट, आप लोग वेट करिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। हाँ, हेलो। हाँ, डिस्कस इन ब्रीफ द व्यूज ऑफ स्वामी विवेकानंदा अबाउट मास एजुकेशन। ये भी दोनों ईयर्स में पूछा गया था, 2020 और 2022। स्वामी विवेकानंद व्यूज ऑन मास एजुकेशन, मास एजुकेशन क्या है और इस रिलेटेड स्वामी विवेकानंद जी का व्यू क्या है। मास एजुकेशन का मतलब ही है कि वो एजुकेशन का कंसेप्ट जो सबको मिले, मास को मिले। मास यानी कि बहुत सारे लोग, जितने भी एक सोसाइटी के अंदर है, सबको बराबर से मिले। तो मास एजुकेशन रिलेटेड इनका ये कहना है कि एजुकेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो मतलब एक मासेस के और मासेस तक पहुँचे, यानी कि पूरे सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग हैं, कोई एक भी एजुकेशन को एक्सेस पाने के लिए एक्सक्लूड ना हो जाए, है ना। सोसाइटी के अंदर जितने भी इंडिविजुअल है, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए। ये है मास एजुकेशन का कंसेप्ट। अगर सोसाइटी के अंदर हर एक इंडिविजुअल को एजुकेशन मिलेगा, तब नेशन का ट्रूली प्रोग्रेस पॉसिबल है। एजुकेशन सिस्टम, एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम उस टाइम पे जो था, वहाँ पे कैसा था, वहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन प्रोमिनेंटली आपको देखने को मिलेगा कि एलिट क्लास जो है, जो मतलब उस टाइम पे क्लास पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया था सोसाइटी के अंदर कि आप कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, कौन से रिलीजियन से बिलोंग करते हैं। मतलब मॉनेटरी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या था कि आपका कास्ट क्या है, आपका रिलीजियन क्या है, आपका क्लास क्या है। तो आप अगर एलिट क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपको ऑब्वियसली एजुकेशन अच्छा मिलेगा। अगर आप इकोनॉमिकली प्रिविलेज्ड सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आपका क्लास अगर छोटा भी है तो आपको एजुकेशन मिलेगा। ऐसा बाइनरी बहुत प्रोमिनेंट उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइम पे इन्होंने मास एजुकेशन को इसीलिए बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किए थे। अब इनका मास एजुकेशन रिलेटेड व्यूज़ आप बोल सकते हैं कि एजुकेशन फॉर ऑल, कि हर एक इंडिविजुअल को एजुकेशन मिलना चाहिए।
अब हो सकता है उनका कास्ट, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस सब अलग अलग है, पर सबको बराबर एजुकेशन मिलना ज़रूरी है। देन है प्रैक्टिकल एंड मोरल एजुकेशन, कि एजुकेशन ऐसा ना हो कि बस बुकिश नॉलेज ही प्रोवाइड करे, ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल एजुकेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल स्किल्स, मोरल वैल्यू, स्पिरिचुअल ग्रोथ ज़रूरी है। सेल्फ रिलायंस थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के थ्रू सेल्फ रिलायंट बनेंगे बच्चे, और उससे वो अपना जो अर्निंग है उसको वो मतलब अचीव कर पाएंगे, है ना। जो अदर लोगों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो के, ना रह के, वो खुद लाइवलीहुड अपना अर्न कर पाएंगे। कैरेक्टर बिल्डअप होने में मदद होगा मास एजुकेशन से। एंशिएंट एंड मॉरल जो मॉडर्न जो एजुकेशन है उसको कंबाइन करने का बात किए थे। एजुकेशन एज ए टूल फॉर सोशल चेंज, सोशल चेंज के लिए एजुकेशन एक टूल के तौर पर काम करते हैं। जैसे कि सोशल चेंज कब कैसे होता है पता है, जब एक पुअर फैमिली, एक पूरे जनरेशन बहुत मेहनत करके, जब एक जनरेशन का मेहनत से दूसरे जो जनरेशन है वो पुअर से इकोनॉमिक कंडीशन को अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं फैमिली का, तब धीरे धीरे वो सोसाइटी को भी तो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसे जब लोगों का एक सोसाइटी के अंदर जो पुअर क्लास थे उनके इकोनॉमिक कंडीशन धीरे धीरे चेंज होता है, तब वो सोशल चेंज के अंदर ही आता है। तो सोशल चेंज कैसे होगा, अगर एजुकेशन मिलेगा, लिटरेट होंगे तो वो समझ पाएंगे डिस्क्रिमिनेशन क्या है, कैसे वो उनको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये चीज़ उनको रियलाइज़ होगा, और वो धीरे धीरे क्या कर पाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा पाएंगे थ्रू एजुकेशन वो अर्न कर पाएंगे, थ्रू एजुकेशन वो फैमिली का भी अपलिफ्टमेंट करवा सकते हैं। रोल ऑफ टीचर्स, टीचर का रोल क्या रहना चाहिए, जो आइडियलिस्ट रोल कंसेप्ट है उस बेसिस पे टीचर का रोल होना चाहिए। जैसे कि टीचर इंस्पायर करेंगे, बच्चों को गाइड करेंगे, बस बुकिश नॉलेज प्रोवाइड करेंगे ऐसा नहीं है, बच्चों को पढ़ाई में और इनकरेज करेंगे, इंस्पायर्ड करेंगे, ठीक है, और सही डायरेक्शन में गाइड करेंगे। फोकस ऑन रूरल एजुकेशन, इन्होंने रूरल एजुकेशन पे फोकस देने का बात किए थे कि अगर गांव में लोग एजुकेटेड होंगे तो उससे नेशनल प्रोग्रेस भी पॉसिबल है ना। वो ग्रास रूट लेवल पे अगर डेवलपमेंट नहीं होंगे तो कैसे आपका नेशन डेवलप कर सकते हैं, तो रूरल एजुकेशन कंपलसरी है। वुमेन एजुकेशन पे तो उन्होंने फोकस किए ही थे, और स्पिरिचुअल एजुकेशन तो इनका मेन कहना ही है। तो ये है मोरलेस मास एजुकेशन रिलेटेड व्यूज ऑफ स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज इन एजुकेशन। ये 2021 में एक बार पूछा गया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज इन एजुकेशन, 5 मार्क्स के लिए ये पूछा गया था कि वैल्यू का इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन के अंदर। वैल्यू एजुकेशन में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, जो एक इंडिविजुअल का कैरेक्टर सेट करता है कि वो कैसे किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करेंगे। तो एजुकेशन विदाउट वैल्यूज ये एक इनकम्प्लीट चीज़ है, कंसेप्ट है। एजुकेशन का मतलब तो ये नहीं है कि आपको बस कुछ टेक्स्ट बुक मिलेगा, उसको आप पढ़ेंगे और उसको एग्ज़ाम में उस अकॉर्डिंग आंसर करके आएंगे, ये एजुकेशन नहीं है। अगर एजुकेशन के थ्रू आपको इतना सेंस डेवलप नहीं होगा कि किसके साथ कब कैसे कैसे बात किया जाता है, सोसाइटी में रह के आपका ड्यूटी क्या है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और उसको कैसे निभाना चाहिए, अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको ट्रू एजुकेशन मिला ही नहीं है, अब जितना भी स्टैंडर्ड तक पढ़ ले। तो मेनली वैल्यू का क्या एजुकेशन के अंदर क्या मतलब रोल क्या है। फर्स्ट, कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर डेवलपमेंट में वैल्यूज़ का बहुत बड़ा रोल है कि ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, काइंडनेस, ये सारे जो कंसेप्ट है इसी से तो हमारा मॉरल कैरेक्टर बिल्डअप होता है।
तो ये मेनली वैल्यू सिस्टम कैरेक्टर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सोशल हार्मोनी कि अगर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को अगर आप एम्फसाइज करेंगे और प्रमोट करेंगे, उससे एक इंडिविजुअल के अंदर एम्पैथी यानी कि सामने वालों को समझना, कोऑपरेशन साथ मिल के काम करना, टॉलरेंस किसी को टॉलरेट कर पाना, ये सारी चीज़ें आपको आपके अंदर डेवलप होगा और उससे क्या होगा, सोसाइटी में एक मतलब आपको पीस जो होता है, जो हर सोसाइटी चाहते हैं, हर नेशन चाहते हैं, वो आपको अचीव होगा। एथिकल डिसीजन मेकिंग यानी कि आपका एक सही चॉइस, एक रिस्पॉन्सिबल चॉइस आपके खुद के लाइफ के लिए भी, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी एथिकली आप डिसीजन ले पाएंगे। ऐसा सिचुएशन आ गया है, आपको डिसीजन लेना है, तो आप कैसे डिसीजन लेंगे? अगर आपको एथिकल कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे। इमोशनल वेलबींग वैल्यू क्या करते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करता है ना। जो जितने भी कन्फ्लिक्ट हमारे मन में रहता है, स्ट्रेस जितना भी रहता है, उसको कम करके जो पॉजिटिव माइंडसेट है उसको डेवलप करता है। नेशन बिल्डिंग, एक इंडिविजुअल का अगर प्रोग्रेस होगा तो ऑब्वियसली नेशन में भी उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो इनडायरेक्टली नेशन बिल्डिंग में भी वैल्यूज़ का रोल है। देन सस्टेनेबिलिटी एंड ग्लोबल पीस। सस्टेनेबिलिटी यानी कि फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स रखते हुए हम रिसोर्स को आज के डेट में यूटिलाइज करेंगे, यानी कि उतना ही यूटिलाइज करेंगे रिसोर्स को ताकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी कुछ बचे। तो ऐसे जो कंसेप्ट है, एम्पैथेटिक एक व्यू है, इसको बिल्डअप करने का काम कौन करता है? वैल्यू सिस्टम। तो वैल्यू का रोल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेंशन द एजुकेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल वैल्यू। नेशनल वैल्यू का जो एजुकेशनल सिग्निफिकेंस है, ये 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था 2019 में। ठीक है, एजुकेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल वैल्यूज। नेशनल वैल्यू का रोल एजुकेशन के अंदर है, जैसे कि एथिकल डेवलपमेंट, मतलब एथिकल वैल्यूज, पैट्रियोटिक सिटीजन बनाना, रिस्पॉन्सिबल बनाना सिटीजन को। तो ये सारी चीज़ें डेवलप कैसे होता है? नेशनल वैल्यूज़ के थ्रू। तो एजुकेशन क्या करता है, ये सारे जो वैल्यूज़ है इसको स्टूडेंट के अंदर इंस्टील करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो एक देश का डेवलपमेंट है, यूनिटी है, ये सारी चीज़ें इंश्योर अप कर सकते हैं। अब आते हैं एक एक करके नेशनल वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंट है एजुकेशन में। प्रोमोट्स पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म को प्रमोट करना, यानी कि अपने देश के प्रति जो रिस्पेक्ट है, ऐसे कंसेप्ट को एक इंडिविजुअल के अंदर ग्रो अप करना। इंश्योर यूनिटी इंटीग्रिटी, एजुकेशन के थ्रू जो सेक्युलरिज्म है, यानी कि जितने भी रिलीजियन है, हर रिलीजियन के प्रति आपका रिस्पेक्ट, सेक्युलरिज्म, टॉलरेंस, यानी कि बाकी लोगों को भी, जितने भी दूसरे कास्ट, क्रीड या फिर रिलीजियन के लोग हैं, उनको टॉलरेट कर पाना, ब्रदरहुड, सबको मतलब बहुत क्लोज समझना, है ना। ये सारी चीज़ें नेशनल हार्मोनी को इंश्योर करता है। नेशनल हार्मोनी यानी कि मतलब पूरे देश में जो एक एकता आप बोल सकते हैं, इसको आप डेवलप कर सकते हैं। बिल्ड्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके अंदर जो सामाजिक आपका जो दायित्व है उसको डेवलप करना। एनकरेजेस सिविक सेंस, सिविक सेंस यानी कि आप एक सोसाइटी के अंदर है तो आपका डेमोक्रेटिक वैल्यू क्या क्या है,
लॉ के और आपका रिस्पेक्ट क्या क्या है, डिसिप्लिन एज ए सिटीजन आपको कितना डिसिप्लिन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको एजुकेशन के थ्रू समझ में आता है। सपोर्ट्स कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने का बात बोला गया है। डेवलप्स लीडरशिप एंड सर्विस, लीडरशिप और सर्विस को भी डेवलप करना। लीडरशिप यानी कि जो मतलब एक सोसाइटी के अंदर हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकते हैं, तो जो कर पाते हैं वो उनको बाकी लोगों को गाइड करना चाहिए। इस तरीके का कंसेप्ट को लीडरशिप बोला गया है। सेल्फलेस सर्विस, जो खुद के लिए नहीं हमेशा सबके लिए काम करना। नेशनल प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें नेशनल वैल्यू के अंदर आता है और ये एजुकेशन के थ्रू ही आपको समझ में आता है। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्कस द व्यूज ऑफ स्वामी विवेकानंद अबाउट मास एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मास एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन, ये दोनों में। मास एजुकेशन हम लोग डिस्कस किए हैं अभी अभी, इसको और मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। सीधा आते हैं वोकेशनल एजुकेशन पे। वोकेशनल एजुकेशन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल बेस्ड लर्निंग, यानी कि आपको कुछ टेक्निकली सिखाया जाएगा और उसको आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करके आप अर्न कर सकते हैं। ऐसे स्किल बेस्ड लर्निंग पे फोकस देने का बात किए थे। सेल्फ सफिशिएंसी एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप किसी दूसरे के ओर डिपेंडेंट नहीं हैं, आप सेल्फ सफिशिएंट है और आप एम्प्लॉयड है। ठीक है, अगर आपको वोकेशनल एजुकेशन मिलेगा तब ये पॉसिबल है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज, यानी कि जो आपके देश के अंदर जो इंडस्ट्रीज है वो उस चीज़ को प्रमोट करना, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें अगर डेवलप होगा तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी पॉसिबल है। बैलेंस ऑफ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों ही आपको बैलेंस आपको मिलना चाहिए। ठीक है, अगर थियोरेटिकल नॉलेज ही मिलेगा तो उसका एप्लीकेबिलिटी आपको समझ में नहीं आएगा, तो उससे आप अपना लाइवलीहुड अर्न नहीं कर सकते हैं। फिर है एडुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी एडुकेशन ज़रूरी है। तो ये सारे क्या है? वोकेशनल एडुकेशन का व्यू स्वामी विवेकानंद जी का। ये तो था 10 कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में इस यूनिट से पूछा गया था। अब आते हैं इसी पेपर का कंटेम्पोररी इंडिया एंड एजुकेशन, इसी पेपर का सेकेंड हाफ, यानी कि पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन इन इंडिया, इसका जो फर्स्ट यूनिट है कंटेम्पोररी इश्यूज ऑफ एजुकेशन, इसको एक बार देखते हैं। फर्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट इशू क्या है? कंटेम्पोररी मतलब समकालीन, जिसको हम बोलते हैं, मतलब जिस टाइम पे आप अभी का जो टाइम है, इस टाइम पे जो भी चीज़ें, जो भी इंसिडेंट हो रहा है। अब इश्यूज मतलब जो प्रॉब्लम्स है एजुकेशन के अंदर, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो उसी में से एक मेजर प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्या है, उसको आपको डील करना है। जैसे कि आपको पता है कि बहुत डिग्रीज आपके पास है, फिर भी आप अर्न नहीं कर पा रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो ये तो ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप पढ़ाई तो किए हैं, पढ़ाई से आप क्या उम्मीद रखते हैं? आफ्टर कंप्लीटिंग ए कोर्स आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि आपको कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, पर पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, उसके बाद आपको जॉब नहीं मिलता है ना। तो जॉब मार्केट में ये जो एक बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक एक रिडक्शन है, ये एक इशू बन गया है। इसका कॉज क्या क्या है उसको एक देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थियोरेटिकल बेस्ड एजुकेशन, आपको तो एजुकेशन मिलता है, पर क्या वो प्रैक्टिकली आप अप्लाई करके कुछ अर्न कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। आपको थियोरेटिकली
एजुकेशन ज़्यादा मिलता है, यानी कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो करिकुलम है वहाँ पे थ्योरी को ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है rather than स्किल बेस्ड एजुकेशन। आपको स्किल ओरिएंटेड अगर पढ़ाई करवाया जाता था तो आप ऑब्वियसली आप खुद से भी कुछ अर्न कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता है, थ्योरी पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता है। लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, आपको वोकेशनल ट्रेनिंग अगर प्रोवाइड किया जाता है, प्रैक्टिकल स्किल ओरिएंटेड चीज़ें सिखाया जाता है तो आप खुद अर्न कर सकते हैं, पर इसका भी कमी है। मिसमैच बिटवीन एजुकेशन एंड जॉब मार्केट, आप जॉब मार्केट में जो ट्रेंड है आप उस ओरिएंटेड पढ़ाई करते नहीं हैं। आप पढ़ाई कैसे करते हैं, जो बहुत दिनों से चलते आ रहे हैं उस बेसिस पे हम पढ़ते हैं। क्या करते हैं, 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ने के बाद हम सीधा ग्रेजुएशन में चले जाते हैं। हम देखते नहीं हैं कि आज के डेट में जॉब मार्केट क्या है, किस चीज़ पे वैकेंसी आ सकता है, हम ये देख के एडमिशन नहीं लेते हैं। हम एडमिशन सीधा लेते हैं उसमें जो बाकी लोग कर रहे हैं, पिछले ईयर में जो लोग किए हैं उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो ये यहाँ पे एक मिसमैच हो जाता है। ओवर क्राउडिंग इन ट्रेडिशनल फील्ड, ट्रेडिशनल फील्ड जो रहा है जिसको हम, जो मैंने अभी बोली कि अभी क्या ट्रेंड है उसको हम नहीं देखते हैं। जो पिछले ईयर लोग मतलब कोर्स किए हैं उसको देखते हैं। जो बहुत दिनों से चल रहा है जो भी कोर्स उसको फॉलो करते हैं कि चलो 12th स्टैंडर्ड के बाद हम बीए कर लेते हैं, कि इंजीनियरिंग पढ़ लेते हैं, कि मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं। ये ट्रेडिशनल फील्ड है, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी कम है, फिर भी हम वो सारे कोर्स करके बैठते हैं और हमारा एज निकल जाते हैं, है ना। लिमिटेड एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट कि खुद कुछ करेंगे इस टाइप का सोच ही नहीं है। हम क्या सोचते हैं, हमको नौकरी करना है। क्यों, आप खुद भी तो कुछ कर सकते हैं। पर ऐसा हमारा एजुकेशन सिस्टम का मतलब हमारे अंदर ऐसा सोच डेवलप करेंगे, ऐसा हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या करते हैं कि कुछ बुकिश नॉलेज हमको देते हैं, जिससे हमारा माइंडसेट भी अच्छा नहीं बन पाता है और हम जॉब के लिए भी प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं। ये सारे कॉजेज हैं अनएम्प्लॉयमेंट का। अब आते हैं सॉल्यूशन में। स्किल बेस्ड एजुकेशन अगर देंगे तो इसका एक सॉल्यूशन आ सकता है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आप देंगे, टेक्निकल एजुकेशन, प्रैक्टिकल स्किल अगर देंगे तो ऑब्वियसली इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन हो सकता है। वोकेशनल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, आपको जॉब ओरिएंटेड स्किल कोर्स करना चाहिए, तब आपको ऑब्वियसली जॉब मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी कि आप खुद कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं, खुद से कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ इनोवेटिव चीज़ें आप कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक सोच आपको डेवलप करना पड़ेगा। इंटर्नशिप्स एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर, आप अगर रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के साथ खुद को मतलब रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस अगर आपको मिलेगा तो आप खुद से भी मतलब आपको मौका भी मिलेगा इंडस्ट्री में काम करने का और खुद से भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। करियर गाइडेंस एंड जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, आप किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट करने से पहले एक करियर गाइडेंस ले लीजिए कि मुझे इतना तक पता है, इतना तक स्किल है मेरे पास, इतना तक कोर्सेज हम किए हैं, अब हमको क्या कोर्स करना चाहिए, कौन सा स्किल बेस्ड कोर्स करने से हमको क्या जॉब मिल सकता है। तो इस तरीके से चीज़ें अगर आप करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कंटेम्पोररी इश्यूज इन एजुकेशन, जैसे कि पॉवर्टी। पॉवर्टी भी एक मुद्दा है, एक प्रॉब्लम है। जैसे मतलब एजुकेशन सेक्टर पहले तो फ्री था, पर आज के डेट पे ये धीरे धीरे कॉस्टली होते जा रहा है। बहुत सारे मतलब बच्चे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड जिनको क्वालिटी एजुकेशन फाइनेंशियल इश्यूज के कारण नहीं मिलता है। इससे क्या होता है, बच्चे इलिटरेट रहते हैं और उससे ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। तो इसका कॉजेज एक बार देख लेते हैं कि लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पुअर फैमिलीज स्कूल का फीस, स्कूल का बुक्स, यूनिफॉर्म्स, ट्रांसपोर्टेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो फाइनेंशियल रिसोर्स की लैकिंग हो जाता है।
लिमिटेड एक्सेस टू स्कूल, स्कूल भी रूरल एरियाज़ में, अंडर डेवलप्ड एरियाज़ में स्कूल का भी लैकिंग है, ज़्यादा स्कूल है नहीं, जो भी है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। चाइल्ड लेबर, बहुत सारे बच्चे मतलब वर्क फोर्स में चले जाते हैं, काम करने लग जाते हैं अपना खुद का घर का जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये भी एक इशू है। जेंडर डिस्पैरिटी, गर्ल और बॉय के अंदर जो डिस्पैरिटी है इससे भी इफेक्ट आता है पूरे सिस्टम के अंदर। तो जेंडर डिस्पैरिटी भी वन ऑफ द रीज़न है। पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अगर पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट से दिया जाएगा, फ्री में जो एजुकेशन मिलता है, तब क्या होगा, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगा। क्वालिटी एजुकेशन आपको पैसे देने से मिलेगा और फ्री में आपको अच्छा एजुकेशन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये भी एक डिस्पैरिटी है। सॉल्यूशन क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो गवर्नमेंट कर सकते हैं, पर ये पहले होता था, अभी थोड़ा इसका कमी आज भी देखने लग गया है। स्कॉलरशिप्स एंड फाइनेंशियल एड, ये आज भी मिलता है, स्कॉलरशिप वगैरह, मिड डे मील, फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है। बिल्डिंग मोर स्कूल्स, और भी स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना चाहिए। वो बस रूरल में है ना अर्बन में है, उसको ना देखते हुए सारे स्कूल का डेवलपमेंट करवाना चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जैसे कि स्किल बेस्ड एजुकेशन, इसको और बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है। फिर है कम्युनिटी अवेयरनेस, कम्युनिटी अवेयरनेस के अंदर आप पेरेंट्स को इनकरेज कर सकते हैं ताकि बच्चे वर्क फोर्स में ना जाके प्रॉपर एजुकेशन ले। तो ये सारे है कंटेम्पोररी इशूज इन एजुकेशन, पॉवर्टी। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन भी एक एजुकेशन सेक्टर मतलब एक इशू है जो एजुकेशन सेक्टर में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जितना भी पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, जितना रैपिडली हो रहा है, इसके साथ साथ एजुकेशन का डिमांड भी बढ़ रहा है, पर उतना रिसोर्सेस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का पहले था वही अगर कंटिन्यू करेंगे तो आज के डेट पे जो पॉपुलेशन हो गया है तो उसको आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और आपको इंक्रीज करने का ज़रूरत है। तो ओवर क्राउडेड क्लासरूम, पुअर क्वालिटी एजुकेशन, अनइक्वल एक्सेस इन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, ये सारे प्रॉब्लम्स अराइज होता है ओवर पॉपुलेशन या फिर एक पॉपुलेशन एक्सप्लोशन से। तो एजुकेशन पे पॉपुलेशन एक्सप्लोशन का इम्पैक्ट क्या है ये देखते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के कारण स्कूल में ओवर क्राउडेड हो जाता है। मतलब 1:40 का जो स्ट्रेंथ था, जो रेशियो था कि एक टीचर 40 स्टूडेंट्स को हैंडल करेंगे, उसके जगह अगर 1:60, 1:70 हो जाता तो टीचर कैसे क्वालिटी एजुकेशन देंगे, है ना। तो ओवर क्राउडेड स्कूल्स, शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, बच्चे बढ़ गया है स्कूल के अंदर पर स्टूडेंट टीचर तो सेम है, पहले जैसे ही है। तो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए स्टूडेंट टीचर रेशियो हाई होना चाहिए। इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली आपका सेम क्वांटिटी में स्कूल्स है, क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर स्टूडेंट का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लिमिटेड एजुकेशनल रिसोर्सेज, आपको बुक्स की कमी, लाइब्रेरी की कमी, डिजिटल हर चीज़ का जो भी एजुकेशनल रिसोर्सेज है सबकी कमी दिखेगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हायर ड्रॉप आउट रेट्स, एक पॉपुलेशन एक्सप्लोशन तो हुआ है, उस हिसाब से आप क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि बच्चे ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं। बच्चे बहुत सारे हैं पर वो इंटरेस्ट खो देते हैं कि नहीं, स्कूल जाने का इंटरेस्ट ही नहीं है अगर आप क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, स्कूल जो भी है वो रूरल और अर्बन में अलग अलग तरीके का चीज़ें आपको मिलता है, तो इससे भी एक मतलब इक्वली एक्सेस हर जगह एजुकेशन का नहीं होता है। नेक्स्ट है सॉल्यूशंस
टू मैनेज दिस इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑन एजुकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत सारे स्कूल बिल्डिंग बनाना पड़ेगा और वो वेल इक्विप्ड होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। रिक्रूटिंग मोर टीचर्स, टीचर रिक्रूटमेंट और बढ़ाना चाहिए। इम्प्रूविंग डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन सिस्टम को और इम्प्रूव करने का ज़रूरत है। गवर्नमेंट पॉलिसी और फंडिंग को भी इंक्रीज करने का आपको सॉल्यूशन आप दे सकते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर, ये तो और इम्पॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, इन सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट का फोकस और बढ़ाना चाहिए। तो ये है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रिलेटेड इश्यूज इन एजुकेशन। नेक्स्ट है कंटेम्पोररी इश्यूज इन एजुकेशन, स्टूडेंट अनरेस्ट। स्टूडेंट अनरेस्ट होता क्या है? स्टूडेंट अनरेस्ट का मतलब है जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, वायलेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। हाँ, क्यों करते हैं? क्योंकि वो डिससेटिस्फाइड है। किससे है? एजुकेशनल पॉलिसीज, गवर्नेंस और सोशल इश्यूज से, है ना। तब बच्चे क्या होते हैं? अनरेस्ट हो जाते हैं। तो इसका भी वर्ल्ड वाइड एक एजुकेशनल इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसका कॉजेज क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एकेडमिक प्रेशर, हेवी वर्कलोड अगर हो जाएगा, बहुत हाई कंपटीशन है, टफ कंपटीशन है और आपको बहुत सारे डिग्रीज मिल रहे हैं, उसके बावजूद आपको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। इससे क्या होता है? स्ट्रेस आ जाता है। इससे भी बच्चे अनरेस्ट हो जाते हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, स्टूडेंट्स हमेशा पॉलिटिकल प्रोपागंडा का एक शिकार हो जाते हैं, है ना। तो कन्फ्लिक्ट उनके मन में आना, मतलब कन्फ्लिक्ट का पैदा कर देना बच्चों के मन में बहुत एक आसान चीज़ है। जो पॉलिटिकल मतलब लीडर्स है जो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी कर देते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं पॉलिटिकल इश्यूज से। लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशनल पॉलिसीज, अच्छे जो प्रॉपर एजुकेशनल पॉलिसीज होना चाहिए उसकी कमी, इससे भी बच्चे अनरेस्ट हो जाते हैं कि करिकुलम अच्छा नहीं है, जॉब ओरिएंटेड नहीं होता है पढ़ाई, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ये सारी चीज़ों से बच्चे डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि जॉब आपको नहीं मिलेगा तो पढ़ने का मतलब क्या है? आपको फ्रस्ट्रेशन उस टाइम पे आ जाता है, बच्चे तब भी अनरेस्ट हो जाते हैं। सोशल इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, कास्टिज्म, रेसिज्म, जेंडर इनइक्वालिटी, ये सारी चीज़ें बच्चे को अच्छा नहीं लगता है। ये बच्चों के दिमाग में इंस्टिल किया जाता है, तो बच्चे रेजिस्ट करते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये सारे जो कास्टिज्म, रेसिज्म है ना, जेंडर इनइक्वालिटी, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। ये सोच से इन लोग प्रोटेस्ट करते हैं। पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में अगर करप्शन रहेगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेंगे कि जो मतलब पहचान वाले हैं उनको मौका मिल जाता है पर जो टैलेंटेड है वो पीछे रह जाते हैं, मिसमैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों से बच्चे भी अनरेस्ट हो जाते हैं। इफेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट अनरेस्ट, इसका इफेक्ट क्या हो सकता है कि डिसरप्शन ऑफ एजुकेशन, पूरा एजुकेशन सिस्टम डिसरप्ट हो सकता है ना। स्ट्राइक, प्रोटेस्ट के कारण क्लास कैंसिलेशन, एग्जामिनेशन कैंसिलेशन, एकेडमिक डिलेज, ये सारे हो सकता है। वायलेंस एंड प्रॉपर्टी डैमेज, बच्चे अनरेस्ट हो जाके प्रोटेस्ट करते हैं, वायलेंट हो जाते हैं कभी कभी। इससे क्या होता है, लोगों का मतलब मौत भी हो सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, कांस्टेंट प्रोटेस्ट से बच्चों का जो मेंटल हेल्थ है उस पर अफेक्ट हो सकता है, वो डीमोटिवेटेड भी हो सकता है। नेगेटिव पब्लिक इमेज, इंस्टीट्यूशन को बार बार प्रोटेस्ट से उसका जो मतलब पॉपुलैरिटी है, क्रेडिबिलिटी है, वो भी लॉस हो सकता है। सॉल्यूशंस ऑफ स्टूडेंट अनरेस्ट, इम्प्रूव्ड एजुकेशनल पॉलिसीज, अगर एजुकेशनल पॉलिसी को अगर इम्प्रूव करेंगे तो बच्चे अनरेस्ट नहीं भी हो सकता है। आप अगर जॉब ओरिएंटेड करिकुलर ऐड करेंगे, स्किल बेस्ड एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन करेंगे तो बच्चे एम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो क्यों इन लोग लड़ाई कन्फ्लिक्ट में जाएंगे, है ना। ओपन कम्युनिकेशन, अगर स्टूडेंट टीचर सब अगर
मतलब एक ओपन कम्युनिकेशन करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम वहीं पे रिजॉल्व हो सकता है। मेंटल हेल्थ सपोर्ट, मेंटल हेल्थ सपोर्ट यानी कि स्टूडेंट को काउंसलिंग प्रॉपर देना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए। फेयर गवर्नेंस, गवर्नेंस जो भी है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, उनके वर्क में फेयरनेस रहना चाहिए ताकि हर बच्चों का ये ना लगे कि कहीं गलत हो रहा है। अवेयरनेस एंड गाइडेंस कि हर स्टूडेंट को मतलब गाइड करने का ज़रूरत है, जो भी प्रॉब्लम अराइज होता है उसको तुरंत सॉर्ट आउट करने का बात करना चाहिए गवर्नेंस के, गवर्नमेंट मतलब जो भी मैनेजमेंट है उनके ओर से। तो ये है आपका ये पॉवर्टी का, सॉरी स्टूडेंट अनरेस्ट का कंसेप्ट। तो ये आपका कंटेम्पोररी इशूज़ ऑफ एजुकेशन, इसका जो 4 सब पॉइंट था, सब पॉइंट्स है उसको हम आज डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट डे हम लोग पॉलिसीज़ ऑन एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर जितने भी पॉलिसीज़ था, SSA, RT 2009, NCF 2005, ये सारे जितने भी पॉलिसीज़ है इसको हम देखेंगे, है ना। इसको एक एक करके एक बार पूरा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है, मतलब PYQ देखेंगे। चलिए आज क्लास, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट जो नहीं तो एक काम करते हैं, आप लोग क्लास ओवर होने के बाद चैट बॉक्स में ये लिखिए कि नेक्स्ट डे आपको इसी यूनिट का PYQ चाहिए ना, यूनिट 2 का कंसेप्ट दे दूँ, एक एक यूनिट का कंसेप्ट और PYQ ऐसे दूँ ना। पूरा इस पेपर को एक बार डिस्कस कर देने के बाद पूरे इस यूनिट से पेपर से जितने भी PYQ है उसको कंप्लीट कराओ। आप लोग चैट बॉक्स में मुझे ये बता दीजिए, मैं उस हिसाब से नेक्स्ट डे डिस्कस करूँगी, ठीक है। इसी यूनिट का PYQ कराओ ना, नेक्स्ट यूनिट का कंसेप्ट, ये बस आप चैट बॉक्स में लिख के रखिए, मैं देख लूँगी और उस बेसिस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, बाय।